हेलो नमस्कार साथियों, विन विपेशी पे मैं शशांक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग करेंगे परफेक्शन आईएएस का प्रयास टेस्ट 1 का फुल सॉल्यूशन। यह टेस्ट 24 नवंबर को हुआ था और यह टेस्ट क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप परफेक्शन आईएएस के टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्यूशन भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें कलेक्शन दिए गए हैं, तो इसको आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के जाना ही चाहिए। दूसरा टेस्ट होगा अगला संडे को, यानी 1 दिसंबर को होगा। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो परफेक्शन आईएएस के प्रोसेस दिया हुआ है उसके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके आप लॉगिन वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में देने की सुविधा दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, एक एक प्रश्न को आपको अच्छा से देखिए। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 6G रेडियो संचार नेटवर्क द्वारा उपलब्ध करवाई की जाएगी? पहला में है डाटा एनालिटिक्स, दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग, तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों जो दिया गया है यह 6G रेडियो संचार नेटवर्क द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड में आपको अंतरिक्ष मिशन, दूसरी साइड में अन्वेषण दिया हुआ है। यहाँ पे है, पहले में है यूरोपा क्लिपर, ये किसके लिए है? बृहस्पति के लिए है। दूसरा में है वाइपर, यह चंद्रमा के लिए है। तीसरा है गगनयान 1, मानव अंतरिक्ष उड़ान है। चौथा है एक्सपोसेट, ये ब्रह्मांड एक्सरे स्रोत है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड में आपको फाइबर, तो दूसरे साइड में आपको प्रकार दिया हुआ किस प्रकार के फाइबर है। तो तीसरा प्रश्न का पहला जो है लीलन क्या होता है? बास्ट फाइबर है। 1 का 2 हो जाएगा। ऊन जो है ऊन प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होता है। ऊन प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। रेशम प्राकृतिक फिलामेंट फाइबर है और रेयान जो निर्मित सेलुलोज फाइबर। यानी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 2, 2 का 1, 3 का सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें कथन दिया गया है, ट्रेकोमा एक नेत्र संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्रेकोमेसिस के संक्रमण के कारण से होता है। यह कथन सही है। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में ट्रेकोमा को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है। यह कथन भी सही है। यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही है। पांचवा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? कौन सा दिया गया है कोड में? आई लव यू कंप्यूटर वायरस है, बिल्कुल सही है। रैंसमवेयर ये भी कंप्यूटर वायरस है। ब्रेन भी कंप्यूटर वायरस है और जेरूसलम भी कंप्यूटर वायरस है। चारों जो है 1, 2, 3, 4 एक सभी कंप्यूटर वायरस को डिनोट करता है। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। XDR एक प्रणाली है जो स्वचालित रूप से कई सुरक्षा परतों पर डेटा एकत्र करती है और सहसंबंधित करती है। ईमेल, एंडपॉइंट, सर्वर, क्लाउड, वर्कलोड और नेटवर्क। XDR का मतलब क्या है? तो यहाँ पे XDR का मतलब पूछा गया, तो इसका XDR का फुल फॉर्म जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विस्तारित पहचान और प्रतिक्रिया। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इसका हो जाएगा एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा XDR का। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बी इसका सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीभ का स्वाद है?
कूट में दिया हुआ है मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खट्टा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जीभ के द्वारा स्वाद पता किया जा सकता है। 8वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4। 1 और 4 जो है वो मेल खाता है सही ढंग से। पॉप्यूलडेल्मा जो है ऑप्टिक्स डिस्क के आसपास सूजन, और हेमिट्यूरिया जो है मूत्र में रक्त का संकेत देना। ये दोनों जो दिया गया है कोट वो दोनों सही मेल खाता है, बाकी ये दोनों गलत है। 2 और 3 गलत है। 9वां नंबर प्रश्न है ब्रह्मांड में सुपरनोवा क्या है। सही उत्तर हो जाएगा किसी तारे का विस्फोट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी तारे का विस्फोट है ब्रह्मांड में सुपरनोवा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। 10वां नंबर प्रश्न कहता है हीरे की संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इसका कोट में दिया हुआ है मैइसेनाइट, सफ़ेद नीलम और ग्रेफाइट। सही उत्तर हो जाएगा केवल ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन डी इसका केवल 3 सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को कॉलम 1 से कॉलम 2 में मिलान करना है। कॉलम 1 के पहला जो ए में दिया गया है इसके स्कोरिंग क्या होता है, तो कटी हुई त्वचा को साफ करना। एक का ए हो जाएगा शहतूत के पत्ते रेशम कीड़े का भोजन होता है, तो पता ही है। तीसरा में याक जो है ऊन देने वाला जानवर है, और चौथा में कोकून सिल्क फाइबर देता है। यानी एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है RDX का पूरा नाम क्या है। पहले में दिया है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ये भी RDX का फुल फॉर्म होता है। दूसरा है रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव, ये भी होता है। तो ये दोनों RDX का फुल फॉर्म होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किए गए मानव रोबोट का क्या नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्योमित्र। व्योमित्र इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मानव रोबोट का नाम है। 14 नंबर प्रश्न है हिबाकुशा शब्द किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु विस्फोटों में बचे हुए लोग को हिबाकुशा शब्द यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण पर बनाई गई छवि आभासी, सीधी और वस्तु की तुलना में बहुत छोटी होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन बी अनंत पर। अनंत पर जब रहती है तो उत्तल दर्पण पे जो बनेगा इमेज बनेगा वो काफ़ी छोटा होगा और सीधा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु की तुलना में काफ़ी छोटा होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है संचायक एक उपकरण है जो ऊर्जा को संग्रहित करता है और छोड़ता है। संचायक एक ऐसा उपकरण होता है जो ऊर्जा को संग्रहित करता है और छोड़ता है। अगर इस प्रश्न में अगर दिक्कत हो रहा है तो संचायक का इंग्लिश देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका इंग्लिश होता है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर का क्या काम है, ऊर्जा को संग्रहित करना और उसे छोड़ना। आगे 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रति लीटर घोल में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या के रूप में व्यक्त सांद्रता की इकाई को रसायन विज्ञान में क्या चीज़ कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोलरता यानी मोलरिटी कहा जाता है। प्रति लीटर घोल में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है मोलरता को। 18 नंबर प्रश्न है
पुनः संयोजक वेक्टर वैक्सीन के संबंध में हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इन टीकों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग लागू की जाती है। यह कथन सही है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग लागू की जाती है वेक्टर वैक्सीन में। दूसरा है, बैक्टीरिया और वायरस का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। यह कथन भी सही है, कोरोना वायरस में भी हम लोगों ने इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करके वैक्सीन बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, खराब पानी बिजली का अच्छा संवाहक होता है क्योंकि यह पानी में आयनित होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, खराब पानी पानी में आयनित हो जाता है। H2O जो होता है वह H+ और O- में टूट जाता है, आयनित हो जाता है। इस कारण से यह बिजली का अच्छा संवाहक हो जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, जीन विनिमय के माइक्रो आरएनए और इसकी भूमिका की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोकोन। ये जो है नोबेल प्राइज़ 2024 में इन दोनों को मेडिसिन के सेक्टर में मिला है। मेडिसिन के सेक्टर में मिला है इन दोनों व्यक्ति को। बाकी जो व्यक्ति हैं इसमें हैं जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। इनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। अगर आपको नोबेल प्राइज़ का वीडियो देखना है तो मैंने अपलोड किया हुआ है, ट्रिक के साथ आप लोग याद कर सकते हैं, उसे भी जाके देख ले और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। वीडियो ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छा मैंने वीडियो उसको ट्रिक के माध्यम से सेट किया हुआ है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को पृथ्वी की सतह से पास की ऊंचाई से गिराया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो निरंतर त्वरण रखेंगे। उन लोग के जो भी त्वरण होगा वो जी अंडर ग्रेविटी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ग्रेविटी से गिरेंगे और उसमें कोई दोनों में सेम ही ग्रेविटी लगेगा। बाकी सब जो होगा वो चेंजेस रहेगा दोनों वस्तुओं के लिए, केवल निरंतर ही दोनों के लिए सेम रहेगा। 22 नंबर प्रश्न है, वेक्टर वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस को एक अलग वायरस में संशोधित संस्करण में रखकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेक्टर वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? तो वायरस को एक अलग वायरस में संशोधित संस्करण में रखकर। 23 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जो तब होती है जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक अभिसारी सीमा पर मिलते हैं, एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक जाती है, उसे इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सबडक्शन के रूप में जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी का एक हिस्सा दुनिया भर में क्षैतिज गति की करने में सक्षम है, जिसमें महाद्वीप धीरे धीरे एक दूसरे के संबंध में अपनी स्थिति बदलते हैं, कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को दिया था। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। टीआरएनए शब्द का विस्तारित रूप क्या है जो हाल के दिनों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा और ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। सौर फोटोवोल्टेनिक सेल डायनेमो बैटरी उपयुक्त में से दृष्ट धारा उत्पन्न कर सकता है, यानी डीसी कौन कौन सा उत्पन्न करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी डीसी वोल्टेज निकाल सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, हाल में ही बिहार के गोपालगंज पुलिस ने लगभग 50 ग्राम
कैलिफोर्नियम जब्त किया है। इस संबंध में कैलिफोर्नियम का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कैलिफोर्नियम नाम का जो रेयर अर्थ मेटल है उसको गोपालगंज पुलिस ने पकड़ा है। तो कैलिफोर्नियम के बारे में पूछा गया है प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा ABC तीनों। यानी सोने और चांदी के अयस्क की पहचान करने के लिए कैलिफोर्नियम यूज किया जाता है। तेल के कुओं में पानी और तेल की परतों की पहचान करने के लिए भी, हवाई जहाज में धातु की श्रांति और एस्ट्रोम को पता करने के लिए भी कैलिफोर्नियम का यूज किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है रोगों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है रोगों को अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया को कम करता है या रोकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवरोधक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया को कम करता है या रोकता है उसे अवरोधक कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें तंत्रिका तंत्र का भाग रहता है? मस्तिष्क में भी रहता है, तंत्रिका में भी रहता है और रीढ़ की हड्डी में भी रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों में तंत्रिका तंत्र का भाग रहता है। 31 नंबर प्रश्न है भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तट। मालाबार तट पे केरल के मालाबार तट जो है केरल में, वहाँ पर सबसे पहले गहरे पानी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान चीन में आयोजित किया गया था। यह कथन गलत है। कजान कहाँ है? चीन में नहीं है, यह रूस में है। दूसरा है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का विषय न्याय संगत वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। यह कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो सही है। पहला कथन जो है कजान चीन में नहीं है, रूस में है, गलत है। 33 नंबर प्रश्न कहता है तेजपुरा सिपाहा देपा छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वह जिला जहाँ NTPC नवीनगर स्थित है। यानी कौन सी जिला की बात किया जा रहा है? औरंगाबाद जिला की बात की जा रही है। इस टाइप का नया प्रश्न देखने को मिल रहा है कि उसमें डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा किस जिला की बात किया जा रहा है, बल्कि उसको भी जो ऑप्शन में आंसर रहना चाहिए उसको भी ऑप्शन के अनुसार ही सेट किया जा रहा है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात पानी के नीचे का सिंक होल इस देश में स्थित है। हाल ही में यह देश न्यायिक सुधार के कारण चर्चा में है। कौन से देश की बात की जा रही है? जापान, फिलीपींस, मैक्सिको या इंडोनेशिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सिको दुनिया का सबसे गहरा पानी का नीचे सिंक होल स्थित है और यह न्यायिक सुधार के कारण से हाल में ही चर्चा में रहा था। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है किस दिन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि सरकार ने हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के शहीदों के सम्मान में हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 सितंबर। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के सम्मान शहीदों के सम्मान में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया गया। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन पोलो क्या चीज़ से संबंधित है? तो हैदराबाद मुक्त कराने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। 36 नंबर प्रश्न है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को का 46वां सत्र आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत मंडपम में। 37वां प्रश्न है, वैशाख नाम पाली शब्द के वैशाख से लिया गया है, जो भारतीय कैलेंडर में वैशाख महीने से मेल खाता है। इस संबंध में वैशाख पोया त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है वैशाख पोया, जो कि पाली भाषा का शब्द है वैशाख। आगे 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, बकिंघम पैलेस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बकिंघम पैलेस के बारे में प्रश्न बनाया गया है। क्या प्रश्न कहता है? यह मैनचेस्टर यूके में स्थित एक शाही निवास है। यह कथन गलत है, मैनचेस्टर यूके में नहीं है बल्कि यह लंदन में स्थित है। दूसरा है, रानी विक्टोरिया 1837 में बकिंघम पैलेस में चली गई, जिससे यह ब्रिटिश सम्राट का आधिकारिक निवास बन गया। यह कथन सही है। तीसरा कथन है, यह ब्रिटिश राजशाही का प्रतीक है। यह भी सही है। यानी पहला गलत है, दूसरा और तीसरा जो कथन है वो सही है। हमारा सही उत्तर देखते हैं कूट में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट्रोफिटिंग जो कभी कभी किस संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा, मोटर कारों में सीएनजी किट की स्थापना करना रेट्रोफिटिंग कहलाता है। सीएनजी जो पेट्रोल इंजन रहता है उसको सीएनजी में ट्रांसफ़र करना, सीएनजी किट लगाना रेट्रोफिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग टील और मैजेंटा में से एक समान रंग है? प्रश्न ये जो है फिजिक्स का प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। नीला जो है टील और मैजेंटा दोनों में कॉमन रंग है। 41वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन है, यह काकेकस पर्वत के पूर्व और मध्य एशिया के विशाल मैदान को पश्चिम में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। समुद्र के नाम कास्पिक के नाम पर रखा गया, जो प्राचीन लोग थे जो कभी इसके पश्चिमी तट पर रहते थे। कास्पिक से आप लोग को आइडिया लग गया होगा किसके बारे में बात किया जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ये सभी पॉइंट जो दिया गया है कैस्पियन सागर को डिनोट करता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम्स में आपको मिल जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न, जुलाई 2024 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास कहाँ किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया शहर में। पेंसिल्वेनिया शहर में डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी भाषण दे रहे थे, उसी टाइम में उनके एसेसिनेट करने का प्रयास किया गया था। जो हमलावर था उसकी गोली उनके कान को छू के निकल गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीतने के लिए फाइनल में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1-0 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलीमा टेटे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में ही हाल ही में इसकी आयोजन किया गया था एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का, जिसमें भारत विजयी रहा था। फाइनल में उन्हें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1-0 से हराया। और महिला टीम के कैप्टन कौन है? तो याद रखेंगे सलीमा टेटे। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में भारत ने कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इस संबंध में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए सरकार द्वारा विकसित मानदंड क्या है? सही, चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। पहला जो है कथन,
1500 से 2000 वर्षों की अवधि में इसके प्रारंभिक ग्रंथ अभिलेख इतिहास की उच्च प्राचीनता। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है प्राचीन ग्रंथ या साहित्य का एक समूह जो बोलने वाले की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। ये भी सही है। शास्त्रीय भाषा देने के लिए ये दोनों कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है। आगे भी तो कंडीशन दिया हुआ है। साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए और किसी अन्य भाषण समुदाय से उधार नहीं ली जानी चाहिए। यह कथन भी सही है। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से अलग होने के कारण से शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों को उसकी शाखाओं के बीच एक विभेदन भी हो सकता है। यह भी सही है। इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चारों जो कंडीशन है किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब कुल मिला के कितनी शास्त्रीय भाषा हो गए? तो पहले तो 6 थे, 6 शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था और इस बार जो है 5 और मिला है। इस बार 5 कौन कौन से मिला है इसे भी देख लेते हैं। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो ये 5 भाषाओं को इस बार शास्त्रीय भाषा की संख्या दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस गांव ने 2019 लोकसभा, 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खोखनाहा गांव। खोखनाहा गांव जो कोसी क्षेत्र में पड़ता है, कोसी नदी के कारण से हर साल बाढ़ आ जाती है, उसी के और उसमें कुछ सुधार नहीं होता है, जिस कारण से ग्रामीणों ने वहाँ पे वोट का बहिष्कार किया था। 2019 लोकसभा, 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खोखनाहा गांव, सुपौल जिला में है। चलिए भारत और बांग्लादेश दोनों निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के साझा सदस्य हैं? बिम्स्टेक सही है, दोनों बिम्स्टेक के सदस्य। सार्क के भी दोनों सदस्य हैं। इसके अलावा शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य नहीं हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य हैं। हमारा सही कोड हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 बिम्स्टेक, सार्क, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत और बांग्लादेश दोनों समूह साझा सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सदा तनसिक जो है ये भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, यूएई के बीच में नहीं होता है, तो यह गलत है। दूसरा जो है डेजर्ट साइक्लोन जो है यह भारत और यूएई के बीच में किया जाता है, यह भी गलत है। तीसरा है अल नज़ा भारत और ओमान के बीच में किया जाता है, यह सही है। इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। 3 और 4 सही है। पहला और दूसरा का जो है मिलान गलत दिया हुआ है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 और 4। 3 और 4 सही है, 1 और 2 गलत है। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। गैलोथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसे हाल ही में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में गैलोथिया की खाड़ी जो है वहाँ पे ये नया पोर्ट बनाया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला यूके विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। पहला जो है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। बात करें दूसरा कौन सा है, दूसरा भी आ गया है, तो दूसरा है
मेलबर्न यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की है मेलबर्न यूनिवर्सिटी। पहला तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा मेलबर्न यूनिवर्सिटी। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। NEXCAR19 थेरेपी का उल्लेख कभी कभी निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में समाचारों में किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंसर। कैंसर के उपचार के लिए थेरेपी किया जाता है NEXCAR19। 52 नंबर प्रश्न है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थ ऑब्जर्वेटरी के अनुसार माउंट एरेबस एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है जो प्रतिदिन वायुमंडल में अन्य सामग्रियों के साथ सोने की धूल छोड़ रहा है। यह कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में है माउंट एरेबस, जिससे धूल कण के साथ सोने की जो धूल है वो भी छोड़ा जा रहा है। 43 नंबर प्रश्न है, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन भूख और गरीबी SDG के तहत प्रमुख प्राथमिकताएं जो है भूख और गरीबी को ख़त्म करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे आधिकारिक तौर पर किसके द्वारा शुरू किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी G20 नेताओं के द्वारा। हाल ही में G20 की बैठक जो ब्राज़ील में हुई थी रियो में, वहाँ पे भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन की घोषणा की गई, जिसमें से G20 देश और जो वहाँ पे संस्था है उसकी भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन हाल ही में समाचारों में देखा गया था। इसका उद्देश्य जहाज़ों को सुरक्षित आवाजाही में सहायता करना है। किस क्षेत्र में जहाज़ों को सुरक्षित आवाजाही में करना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल सागर। लाल सागर में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया गया था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा, USA के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी क्योंकि इसकी लिपि चित्रात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि जो है चित्रात्मक है, सही है। इसमें विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यह कथन भी सही है। सिंधु घाटी में जो है शहरी जीवन शैली थे। इसमें लोहे का रक्षात्मक तीर का ज्ञान नहीं था, यह कथन भी सही है। यानी ये तीनों जो कथन है 1, 2, 3 तीनों सिंधु घाटी को वैदिक संस्कृति से अलग करता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय और महाबोधि मंदिर परिसर दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला हुआ। महाबोधि मंदिर को कब मिला था? 2002 में। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 57 में प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस संविधान से उधार ली गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स, और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 58 नंबर प्रश्न है, धारा 6A की उत्पत्ति असम समझौते से हुई है, जिस पर 15 अगस्त 1985 को राजनीतिक समझौता हुआ था। इसने असम में प्रवास करने वालों को किस कटक तिथि के आधार पर भारतीय नागरिकता देने या न देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 मार्च 1971। 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था और उसी वर्ष में 25 मार्च 1971 को पहले वाले डेट को
नागरिकता, और दूसरी बात उसके बाद से जो भारत में प्रवेश किए थे उनको नागरिकता देने न देने के संबंधित कानून बनाए गए हैं। चलिए आगे है 59 नंबर प्रश्न, पीएम जनमन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनमन के बारे में प्रश्न दिया गया है। चलिए इसमें दिया गया पहला कथन है, पीएम जनमन की कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपया है। यह कथन सही है। पीवीजीटी परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पीएम जनमन शुरू किया गया। यह कथन भी सही है। पीएम जनमन 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। यह कथन सही है। अगला है, नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग जिले में जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन का शुभारंभ किया। यह कथन गलत है। झारखंड के हजारीबाग में नहीं किए थे बल्कि खूंटी जिला में किया गया था। खूंटी जिले में किया गया था, तो यह कथन गलत हो जा रहा है। बाकी 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। 60 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसकी योजना किस वर्ष तक बनाई गई है? 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2040 तक। 2040 तक बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी भूपेंद्र नाथ दत्ता ने इंद्रनाथ और उसके दोस्तों के बारे में लिखा था कि वे बिहार में राष्ट्रवाद और ब्रिटिश शासन से आज़ादी का प्रचार कर रहे थे और किस आंदोलन के दौरान भीड़ को आकर्षित करने के लिए जादुई लालटेन का इस्तेमाल कर रहे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में यह कथन है, क्रांतिकारी भूपेंद्र नाथ दत्ता और इंद्रनाथ दोस्त राष्ट्रवादी मतलब उसके लिए एक जादुई लालटेन का इस्तेमाल करते थे। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, देवघर में गोल्डन लीग सोसाइटी ने स्वदेशी आंदोलन के बहिष्कार और विरोध की दिशा में सक्रिय रूप से काम किया। गोल्डन लीग सोसाइटी का गठन 1904 में किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारिन घोष। बारिन घोष ने देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना किए थे और यह जो था शिक्षकों का एक समूह था, शिक्षकों का समूह था। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, इस बात को भी देखना है। चलिए देखते हैं, यह बिहार के वर्तमान में भागलपुर जिला में स्थित था। सही है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित था। नेक्स्ट है, यह पाल वंश के दौरान शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यह कथन भी सही है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। यह भी सही है। कौन सा कथन सही है? 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, दरिया साहब निर्गुण भक्ति के महान संत थे। उन्होंने खुद को कबीर का अवतार बताया। उनके मार्गों को मुक्ति पंथ कहा जाता है। उनका जन्म 1634 में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिला में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दरिया साहब निर्गुण भक्ति के महान संत थे जिनका जन्म रोहतास में हुआ था। 65 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए निम्नलिखित स्थानों का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यह लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञानदेव, उनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और परिनिर्वाण उनके कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर या कुशीनारा।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुराण में कीकट को अशुभ स्थान, गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वराह पुराण। वराह पुराण के अनुसार कीकट को अशुभ स्थान बताया गया, जबकि गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बताया गया है। ऑप्शन सी वराह पुराण इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पंक्तियाँ किसने लिखी है? सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल के लिखा है। मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित पत्रिकाओं पे विचार करें। और प्रश्न है कि कौन सी लोकप्रिय पत्रिकाएं कई आधारों पे कांग्रेस की आलोचनाएं करती थी, यानी कांग्रेस की आलोचनाएं के संबंध में यह प्रश्न दिया गया है। पहला है बंगाली, यह भी करती थी। दूसरा है काल, यह भी करता था। संध्या भी करता था और युगांतर के केसरी के माध्यम से भी किया जाता था। इन सभी जो पत्रिकाएं इसमें कांग्रेस की आलोचना किया जाता था। हमारा सही क्या उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों पत्रिकाएं जो है यह कांग्रेस की आलोचनाएं करती थी, कई आधार पर कांग्रेस की भी आलोचनाएं करती थी। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। कौन सा कथन सही है, इस पर भी देखना है। यह कथन सही है। एकल नागरिकता का विचार ब्रिटेन से लिया गया है, यह भी सही है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, यदि 10 वर्ष की आयु के बच्चों को खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कितने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा? 70 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 और 4। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 23 जहाँ बलात् श्रम के बारे में कहा जाता है, ज़बरदस्ती किसी से मजबूर किए करना किसी को काम करने के लिए, उसका उल्लंघन होगा। 24 नंबर है बाल मजदूरी को रोकने के लिए प्रावधान दिया गया है का, तो ये भी 24 नंबर भी अनुच्छेद 24 भी यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 और 4। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1969 में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले नेता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह 1969 में लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले नेता थे। उस समय कांग्रेस का विभाजन हो गया था और पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राम सुभग सिंह को जाना जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI का कार्यकाल सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है? ऑप्शन देखते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामला के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल के बारे में RTI के तहत जानना एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बरकरार रख सकते हैं?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है। इस प्रश्न में गलत कथन की पहचान करना है। राष्ट्रपति को अक्सर डी ज्यूर कार्यकारी के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री को डी फैक्टो कार्यकारी के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह कथन सही है। राष्ट्रपति को डी ज्यूर कार्यकारी और प्रधानमंत्री को डी फैक्टो कार्यकारी के रूप में। मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की संख्या का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह कथन गलत है। यहाँ पे 20% नहीं होगा, 15%। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यह 91वां संविधान संशोधन हुआ था। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। उसके तहत यह सीमित कर दिया गया था मंत्रियों की अधिकतम संख्या, जिस राज्य की बात किया जाए उस राज्य की विधानसभा सीटों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, और लोकसभा में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है? केवल 2 ही गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के पास समाधान शक्ति होती है। यह कथन, कौन सा कथन सही है? तो यह कथन सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह कथन गलत है। सांसद के प्रति नहीं होते हैं, बल्कि यह लोकसभा, केवल लोकसभा के प्रति केवल इनकी उत्तरदायी होती है। सही कथन पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? केवल एक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान करती है? सही उत्तर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य जो है, इन चारों राज्यों को 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान करती है। याद करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि वैसे राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, उन राज्यों को आप ले लेंगे और उसमें से बस WB वेस्ट बंगाल को हटा देंगे। जो राज्य आपको मिलेंगे वही राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान करती है। तो बांग्लादेश से सटे हुए राज्य केवल वेस्ट बंगाल को छोड़कर इन सभी को जनजाति अनुसूची 6 में रखा गया है। 77 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है, कैसा है? महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग वैधानिक निकाय है, यानी इसको संसद द्वारा विधान बना के, कानून बना के इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1993 में इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न, भारत में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायती राज संस्थाओं का 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह कथन सही है। अगला है, पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। यह कथन भी सही है। नागौर में किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज एक समवर्ती विषय है। यह कथन गलत है। समवर्ती नहीं है, बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। तो हमारा सही कथन पूछा गया है, सही कथन का चुनाव करना है। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। 79 नंबर प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? सही उत्तर हो जाएगा HR श्रीनिवास, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा से प्रश्न बनाया गया है। देखिए क्या क्या दिया गया इसमें।
धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। यह कथन सही है, राज्यसभा में धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता है, यह सही है। दूसरा है, राज्यसभा के पास अनुदानों की मांगों पर मतदान करने की कोई अधिकार नहीं है, यह कथन भी सही है। राज्यसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, यह कथन सही है। चौथा है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यह कथन गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर करते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है, चौथा कथन गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए क्या क्या प्रश्न दिया गया। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं, यह कथन सही है। मुद्रास्फीति के उच्च स्तर का सामना करने पर भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, यह कथन भी सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही है। 82 नंबर प्रश्न है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाते का हिस्सा नहीं है? 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 और 4। 2 और 4 सही है। 2 में क्या दिया गया है? विदेशी संपत्ति, और 4 में क्या है? विशेष आहरण अधिकार। ये दोनों जो है भुगतान संतुलन में चालू खाते का हिस्सा नहीं है। बाकी व्यापार संतुलन और अदृश्य संतुलन ये दोनों हिस्सा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 और 4। आगे 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, यह कथन गलत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक नहीं है। अब चीन, नए डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन चीन करता है, तो यह कथन गलत है। दूसरा है, असम भारत में उत्पादित चाय का लगभग 90% उगाता है, यह कथन गलत है। असम 90% नहीं बल्कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लगभग 55% चाय का उत्पादन करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें से गलत कथन का चुनाव करना था। दोनों के दोनों गलत है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों गलत है। चलिए 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत प्रमुख पहल है, यह कथन सही है। दूसरा कथन है, भारत को यूके के सहयोग के तहत पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र मिलेगा, यह कथन गलत है। यूके नहीं बल्कि यूएसए के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र मिलेगा। तीसरा है, भारत का लक्ष्य इस नीति के तहत 2035 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनना है, यह कथन भी गलत है। 2035 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि यह कहा गया है कि 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मार्केट में 10% हिस्सेदारी भारत को रखने का टारगेट रखा गया है। तो ऐसे कुछ टारगेट दिया गया है, बल्कि ये लक्ष्य नीति इस ईयर को कोई डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, गलत कथन। यहाँ पे आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है, क्योंकि अक्सर हम लोग प्रश्न को जानने के बाद भी सही गलत नहीं देखते हैं, केवल स्टेटमेंट देखेंगे और सीधे जाकर ऑप्शन में टिक कर देंगे, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे गलत प्रश्न पूछा गया है। दूसरा और तीसरा जो है कथन गलत है, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 और 3 गलत है। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न है। 85 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। ये अल्पकालीन मुद्रा बाजार साधन हैं जिन्हें भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से 2010 में पेश किया था।
ये बिल अस्थायी नकदी प्रवाह अंतराल को संबोधित करके सरकार के तत्काल नकदी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन्हें 90 दिनों से कम समय के लिए जारी किया जाता है। ऊपर दिए गए गद्यांश निम्नलिखित में से किस साधन को वर्णन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल को जो ये सारी स्टेटमेंट दिया गया है, लाइन लिखा गया है, कैश मैनेजमेंट बिल को संदर्भित करता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इकोनॉमिक्स के काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है। सही कथन पूछा गया है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में। पहला प्रश्न है, पहला जो कथन है, एफपीआई निवेशक को कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होता है। यह कथन सही है। दूसरा है एफपीआई होल्डिंग्स में अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स, म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शामिल है। ये भी कथन सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। एक और दोनों इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य छूट प्रावधान के साथ एकल दर वाले वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक देवराय। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, विवेक देवराय। तो उन्होंने एक बताया था शून्य छूट प्रावधान के साथ एकल दर वाले वस्तु और सेवा कर का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक घाटा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को जब माइनस कर दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा निकल के आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO निम्नलिखित में से अंतर्गत एक संगठन है। किसके अंतर्गत संगठन है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। 90 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राजनीतिक परिवर्तन ने 2024 में डिजिटल और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में भारत में FDI प्रवाह में वृद्धि में अधिकतम योगदान दिया है? 90 नंबर है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विदेशी फर्म के लिए डेटा स्थायीकरण आवश्यकताओं में डील। यह गलत है। सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में विदेशी निवेश के लिए ई-कॉमर्स नियमों की शुरुआत। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, वे गदर आंदोलन और करतार सिंह सराभा की फांसी से प्रेरित थे। मार्च 1926 में वे क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के सचिव बने। उन्होंने 1929 में 2 दमनकारी विधेयकों के विरोध करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? आप लोग को पता चल गया होगा किनके बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन सी, भगत सिंह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन प्रस्ताव पारित करने को सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद के आत्मसमर्पण माना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो थे उन्होंने सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का आत्मसमर्पण माना था विभाजन को। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस फ्रांसीसी ने भारत में विशेष रूप से पांडिचेरी में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रार्थना प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदियासन सभा के लिए निम्नलिखित में से विकल्पों का सही संयोजन बनाएं। प्रार्थना समाज तो आप लोग को पता होगा, ये थे आत्माराम पांडुरंग। दूसरा है यंग इंडिया, तो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले थे। और रहनुमाई माजदियासन सभा जो है नौरोजी खुर्दुमजी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी खुर्दुमजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न कहता है इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने बंगाल और अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को उसने बंगाल और बिहार के अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजी सत्ता को स्थापित कर दिया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बंगाल की विजय के बाद शुरू की गई किस ब्रिटिश नीति ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त था, ये अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। बाकी जो है व्यक्तिगत सिद्धांत, सहायक गठबंधन और बंगाल अकाल राहत नीति, ये अर्थव्यवस्था को उतने रूप से प्रभावित नहीं किया था। स्थायी बंदोबस्त इसमें भू राजस्व नीति तय की गई थी। 97 नंबर प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय और बिहार लिंगानुपात में अंतर है। क्या अंतर है देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 से अधिक लेकिन 30 से कम। राष्ट्रीय लिंगानुपात नेशनल स्तर पर 943 है। वहीं बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918 है। दोनों का जब अंतर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी, 20 से अधिक लेकिन 30 से कम को सेटिस्फाई करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको राष्ट्रीय और बिहार दोनों के लिंगानुपात एग्जैक्ट फिगर पता होना चाहिए था। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण के अंत को चिन्हित किया? सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था जो कांग्रेस के उदारवादी चरण का अंत किया। इसके बाद से गर्मपंथी दल उग्रवादी चरण शुरू हो जाता है। 99 नंबर प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल में विभाजन के ब्रिटिश निर्णय के प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। कथन सही है। दूसरा है आंदोलन का उद्देश्य भारतीय उद्योग को बढ़ावा देना और ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करना, यह भी कथन सही है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक दोनों कथन सही है। 100 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 1939 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में त्रिपुरी में आयोजित किया गया था। प्रारंभिक मध्यकाल में किस राजवंश की राजधानी त्रिपुरी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश की राजधानी थी त्रिपुरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घटना ने सीधे तौर पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन की विफलता। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है जिसके रिपोर्ट भारतीय मानने से मना कर देते हैं
और उसके बाद से भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है 102 नंबर। भील विद्रोह 1913 से 14 में भारत के खानदेश क्षेत्र में एक किसान आंदोलन था। भील विद्रोह का प्राथमिक कारण क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय जमींदारों द्वारा उत्पीड़न और ब्रिटिश राजस्व नीतियाँ। भील विद्रोह का प्रमुख कारण स्थानीय जमींदारों द्वारा उत्पीड़न करना और ब्रिटिश राजस्व नीतियाँ थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है 104 नंबर। खनिज जिरकोन के व्यापक रूप से भूवैज्ञानिक संरचनाओं के डेटिंग के उपयोग किया जाता है। कौन सा गुण जिरकोन को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है? जिरकोन को बारे में प्रश्न दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टलीकरण के दौरान यूरेनियम को शामिल करने के लिए सीसा को बाहर निकालने की क्षमता जिरकोन को भूवैज्ञानिक संरचना के लिए प्रमुख विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 105 में प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आमतौर पर जंग के निर्माण से जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है आमतौर पे जंग के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 106 नंबर प्रश्न, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, देखिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं ने अमृत मंथन प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन के लिए इस पहाड़ी का उपयोग किया था। इसे शिव का पहला घर माना जाता था। हाल ही में यहाँ रोपवे फिर से शुरू किया गया है। पहाड़ी के शीर्ष पर जैन मंदिर है और पहाड़ी के नीचे हिंदू मंदिर है। हर साल महावीर जयंती और मकर संक्रांति पर एक कार्निवाल का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का वर्णन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदार पहाड़ी। मंदार पहाड़ी, इसे मंदार हिल्स के नाम से जाना जाता है। यह भागलपुर डिवीज़न के अंतर्गत बांका जिला में आता है। बांका जिला में आता है, पड़ता है। और यहीं पर ये जो नए रोपवे का शुरुआत किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 107वां प्रश्न देखते हैं। नवीनतम बिहार अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चुनाव करना है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2011-12 से 2021-22 में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह कथन सही है। बिहार सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन बजट लागू किया। 2023 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया। यह कथन गलत है। यह कथन, दूसरा कथन जो है ये गलत है। जल जीवन हरियाली 2023 में शुरू किया गया था, 2019 में शुरू किया गया था। पहला कथन सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। गंगा, कावेरी, गोदावरी। और इसमें दिया गया जल ग्रहण क्षेत्र भारत में सही क्रम दर्शाता है। सही क्रम क्या दर्शाता है? सबसे ज़्यादा तो गंगा का होगा, 1 नंबर पे आएंगे। फिर आपका गोदावरी का होगा, उसके बाद से कावेरी का होगा, तो तीसरा नंबर पे आ जाएगा। यानी 1, 3 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का एक स्थलरूढ़ देश है। यह तंजानिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया के साथ सीमा साझा करता है। न्यासा झील दुनिया के सबसे गहरी झीलों में से एक इस देश में स्थित है। कौन से देश की चर्चा किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलावी। मलावी देश, जहाँ पे हाल ही में अपने राष्ट्रपति जी ने यहाँ की यात्रा भी किया था, तो इसी के देश में है न्यासा झील। और ये जो कथन है सभी मलावी को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है।
प्रसिद्ध सुबाका चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैतेई। मैतेई समुदाय जो कि मणिपुर में रहती है और हाल ही में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में झड़प की काफ़ी समाचार न्यूज़ मिले थे, तो वही मैतेई से संबंधित है सुबाका चित्रकला शैली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्थानीय समय और मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। स्थानीय समय अक्षांश में परिवर्तन के साथ बदलता है। कौन सा कथन सही है? सही कथन के चुनाव करना है। स्थानीय समय अक्षांश में परिवर्तन के साथ बदलता है, यह कथन गलत है। स्थानीय समय अक्षांश में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। दूसरा हो जाएगा, किसी देश की मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय और मानक समय दोनों समान होते हैं, यह कथन सही है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल दो कथन सही है। 112 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, एस्टोनिया। उपयुक्त में से कितने देश बाल्टिक सागर की सीमा से लगे हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3। इन में से केवल 3 देश ही बाल्टिक सीमा की ओर सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से देश लगे हुए हैं? तो इनमें से लताविया लगा हुआ है, लिथुआनिया लगा हुआ है और एस्टोनिया लगा हुआ है। नीदरलैंड बाल्टिक सागर से नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ते 113 नंबर प्रश्न है, नेपाल के किस शहर को देश का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया है? यह एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर भी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धुलीखेल। धुलीखेल शहर नेपाल में स्थित है और यह नेपाल देश का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया है और एशिया का दूसरा स्वस्थ शहर भी है। 114 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वां स्थान प्राप्त किया। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह के द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है और भारत का रैंक क्या दिया गया है? 38 दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। 115 नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा के कुछ डिग्री के भीतर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बनना अत्यंत दुर्लभ है। यह कथन सही है। भूमध्य रेखा के कुछ डिग्री के भीतर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बनना ये दुर्लभ घटना है। दूसरा है, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस वर्ण नगण्य है। यह कथन भी सही है और इसको सही से व्याख्या भी करता है। कोरियोलिस वर्ण वहाँ पे नहीं लगता है, इस कारण से चक्रवात का बनना नहीं बनता है नॉर्मली। देखते हैं उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 116 नंबर प्रश्न है, पटना में नखास तालाब को नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए एक स्थल के रूप में चुना गया था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सही उत्तर हो जाएगा अंबिका कांत सिन्हा। अंबिका कांत सिन्हा पटना में नखास तालाब के पास नमक बनाने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए स्थल के रूप में चुनाव किए थे। कब किए थे? तो ये नमक सत्याग्रह के समय किया गया था 1930 में। 117 नंबर प्रश्न है, (1942) में गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की खबर के साथ बिहार में दंगा हुआ। बिहार में दंगा हुआ था जिसने रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई थी। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? मुंगेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का कालक्रमिक क्रम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं, कबीर,
कबीर के बाद से गुरु नानक, गुरु नानक के बाद से चैतन्य, चैतन्य के बाद से मीराबाई। सही क्रम हमारा है 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 119 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसकी सीमा बिहार में सबसे कम जिला से लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा बिहार में सबसे कम जिला से लगती है, 3 जिला से लगती है। के पी के से किशनगंज, पी से पूर्णिया, के से कटिहार। इन 3 जिला से ही पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें झारखंड से, तो झारखंड से 8 राज्यों की सीमा लगती है। दक्षिण में 8 राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश से भी 8 राज्य लगती है। यह पश्चिम में 8 राज्य है। नेपाल से कुल 7 राज्यों की सीमा साझा होता है, जो कि उत्तर दिशा से सीमा साझा करती है। 120 नंबर प्रश्न है, स्मैक नामक नशीली दवाइयों का स्रोत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पापवर सोमनिफोरस का लैक्टस। पापवर सेमिफोरस का लैक्टस के स्मैक में नशीली दवाओं का मुख्य स्रोत होता है। 121 नंबर प्रश्न है, वह मांसाहारी ऊतक जो बिना थके जीवन भर लगातार काम कर सकता है? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, हृदय की मांसपेशी। हृदय की मांसपेशी बिना थके जीवन भर लगातार काम करता है। आराम उसी समय करता है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भूमि जोतने वाले को नारे से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन जो कि आज़ादी से जस्ट पहले हुआ था, 1946-47 में, 46-47 में तेभागा आंदोलन हुआ था बंगाल के क्षेत्र में, और यहाँ पे भूमि जोतने वाले को नारे से जुड़ा हुआ है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 123 नंबर में है, हाल ही में एक भारतीय पर्यटक बस मध्य नेपाल में मार्सयांगडी नदी में गिर गई थी। मार्सयांगडी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? करंट से रिलेटेड प्रश्न को ज्योग्राफी से जोड़ा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक। गंडक नदी की सहायक नदी है मार्सयांगडी नदी, उसी में भारतीय पर्यटक बस गिर गई थी। 124 नंबर प्रश्न है, बख्तियार खिलजी को बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला वर्णन मिलता है। 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार। उपयुक्त देशों में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश करता है, चीन भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, श्रीलंका नहीं करता है, म्यांमार करता है। सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 5, 4 नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 4 जो है श्रीलंका जलीय सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते 126 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला श्रीमती शारदा सिन्हा को 5 नवंबर 2024 का निधन हो गया। उनका जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपौल। सुपौल में उनका जन्म हुआ था 5 नवंबर 2024 को। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक और आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस जिले में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया। गया में एकीकृत क्लस्टर की स्थापना किया जाना है। 128 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट कहाँ जारी किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमुई। जमुई जिला में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। 129 नंबर प्रश्न को देखते हैं, समांथा हार्वे ने अपना उपन्यास के लिए 2024 में बुकर पुरस्कार जीता है। क्या है उनका उपन्यास का नाम? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए उन्होंने 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है समांथा हार्वे। 130 नंबर प्रश्न है,
24 सितंबर 2024 को किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार के सतत जीविका योजना का अध्ययन करने के लिए नालंदा आया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केन्या। केन्या के शिष्टमंडल जो था 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार में सतत जीविका योजना को अध्ययन करने के लिए नालंदा आया था। आगे बढ़ते 131 नंबर है, 2024 में आम चुनाव में बिहार में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। 5 महिलाएं जो है चुनी गई है बिहार से। सिवान से जो चुनी गई है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, सीवर से लवली आनंद, सीवर से समस्तीपुर से और पाटलिपुत्र से और वैशाली से, पाटलिपुत्र से और वैशाली से, इन 5 जगहों से महिलाएं चुनी गई हैं लोकसभा में। 132 नंबर प्रश्न है, भारत के 9 अधिसूचित 56वें बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास तिमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ की बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में चुनाव किया गया है। किनका स्थान लेंगे? तो याद रखेंगे यह गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान लेंगे। 134 नंबर प्रश्न को सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में खनिज है और सूची 2 में जिला दिया गया है। यूरेनियम बिहार के गया जिला में मिलता है, पी का 1 हो जाएगा। क्यू है चुना पत्थर जानते हैं कैमूर और रोहतास में पाया जाता है और क्यू का 2 हो जाएगा। अभ्रक बिहार के नवादा जिला में पाया जाता है, आर का 3 और गोल्ड जमुई जिला में पाया जाता है। वहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? PQRS का 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं 135 नंबर प्रश्न है, बुद्ध और महावीर के निधन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु के समय में ही भगवान बुद्ध और महावीर का परिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट, अगर प्रश्न पूछे बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी तो कुशीनगर में हुआ था और महावीर का पावापुरी में। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें, मिलान करना है। यहाँ पर गढ़ ब्राह्मण केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे प्रश्न कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है इसको देखना है। गढ़ ब्राह्मण जम्मू कश्मीर में, यह मिलान सही है। कोंडा सवारा आंध्र प्रदेश में, यह भी सही है। मनिकिया जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं है। पधारी उड़ीसा में नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। पधारी जो है यह जम्मू एंड कश्मीर की जनजाति है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस पहल का उद्देश्य प्रत्येक शिशु के लिए 12 अंकों के एक अद्वितीय आईडी के साथ पशुधन का डिजिटल डेटाबेस बनाना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत पशुधन मिशन। भारत पशुधन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक पशु के लिए 12 अंकों का एक अद्वितीय आईडी, जैसे हम लोग का आधार कार्ड बना है वैसे पशुओं का 12 अंकों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। 138 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बिहार में शुरू की गई स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं का फोकस क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना का प्रारंभ किया गया है।
139 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सहकारी संघवाद को विचार को मजबूत करते हैं? कितने भारत में, मतलब यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सा जो है भारत में सहकारी संघवाद को विचार को मजबूती प्रदान करता है। नीति आयोग, अंतरराज्य परिषद, जीएसटी परिषद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों है भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। सहकारी संघवाद का आने का अर्थ होता है केंद्र के साथ राज्यों के अस्तित्व बनाए रखना। 140वां प्रश्न है, हाल ही में खबर में आया निश्चित शब्द किस संदर्भ में देखा गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खानों को पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया स्वायत्त पानी के नीचे का वाहन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निश्चित शब्द के लिए खानों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया स्वायत्त पानी के नीचे का वाहन। 140 प्रश्न तक हम लोग देख चुके हैं। आगे जो प्रश्न दिया गया है यह आपको मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो चलिए इसका आप उत्तर हम बता देते हैं। आप लोग इसके आंसर देख लेंगे या पहले प्रयास करेंगे सॉल्व होता है कि नहीं। 141 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। 142 का प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। 143 का भी ए ही ऑप्शन सही है 6। 144 नंबर प्रश्न जो है इसका भी ए सही है 2। 145 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 146 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 146 का ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। 147 सही उत्तर हो जाएगा सी। 148 का सही उत्तर हो जाएगा 148 का सी हो जाएगा। 149 का डी और 150 का बी। तो इस प्रकार से हमारा सेट 1 कंप्लीट होता है। मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि थोड़ा एक्सप्लेन करते चलो, क्योंकि समय भी कम रहता है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहता है, डिस्कशन करना सच में एक चैलेंजिंग काम होता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेट में किसी और सेट के साथ।